बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मंच पर जो अतिथि हमारे बीच में आए हैं अपना वक्त निकाल के, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग आए हैं। कुछ लोग इलाहाबाद से हैं, कुछ लोग दूर से आए हैं। आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। और बहुत बहुत शुक्रिया। इस लड़ाई में आप सब हिस्सेदारी अपनी दे रहे हैं, भागीदारी अपनी दे रहे हैं, और जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अभी हमारे तमाम वक्ता, चाहे प्रोफेसर गंगा साहब मीना जी हो, उन्होंने यूजीसी क्यों आया, कैसे आया, उस पर स्टे कैसे लगा और आगे लड़ाई कैसे होगी, हमारे तमाम वक्ता ने उस पर यूजीसी पर बात रखी। मैं उस पर थोड़ा लेट में बात रखूंगी, क्योंकि वो एक डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए वो आया। लेकिन आपने देखा होगा कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जैसे ही यूजीसी आया, यूजीसी पे 2 दिन के भीतर स्टे लग जाता है और एक अलग तरह की भी चर्चा होने लगती है। चर्चा क्या कि यही तो मौका है, सीधे आरक्षण पर हमला कर दो। और आरक्षण किस पर? ओबीसी, ईबीसी, जो SC/ST का आरक्षण है उस पर। ईडब्ल्यूएस में किसी ने कोई बात नहीं की, वो सबके लिए वो ठीक है, उस पर कोई आक्रमण नहीं करना है। तमाम धारणाएं चलने लगी, लोग तमाम ओपिनियन बनाने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो पॉलिटिकल गेन के लिए आरक्षण लेकर आया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी आए तो SC/ST को 1950 में मिल गया आरक्षण, और VP सिंह जी के समय 1990 में ओबीसी को मिल गया आरक्षण। और कुछ लोग कहेंगे कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग कहें कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ऐसे तमाम धारणाएं बनाने लगे लोग यूजीसी के पीछे छुपकर कहने लगे ना, जाति है ही कहाँ, जातिगत भेदभाव है ही कहाँ, इससे तो जातियां और बन जाएंगी, जातिगत सेनाएं बनेंगी, तमाम धारणाएं चलने लगी। लेकिन मैं आप सबको एक इतिहास याद दिलाना चाहती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि ओबीसी का आरक्षण या SC/ST का आरक्षण 1950 में और 1990 में आ गया किसी पॉलिटिकल गेन से, उनको यह नहीं मालूम है कि 1990 में जो आरक्षण आया उसके पीछे 110 साल का लंबा संघर्ष है। 110 साल का। और सबसे पहले 1990 से पहले जब पहली बार एक समावेशी, एक समाज की मांग सबसे पहले की, तो ज्योतिबा फूले जी ने की, महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने की। उन्होंने 1882 में हंटर कमीशन, जो एजुकेशन हंटर कमीशन था, उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि आज भी जो स्कूल्स है वहां पर 1-2 जाति के लोगों के अलावा किसी को जगह नहीं है, ना वो पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन का एक्सेस है ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने मांग रखी हंटर कमीशन के सामने कि एक अलग से जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो गरीब क्लास है, गरीब जो समाज है, जो उनके लिए अलग से स्कूल बनाया जाए, उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाए। क्योंकि वो जानते थे जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, जो चल रही है, उस पर प्रवेश दिलाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन हंटर कमीशन के सामने प्रस्ताव रखा कि डिप्रेस क्लास के लिए अलग से संस्थाएं बनाई जाए, स्कूल बनाया जाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। पहली बार उन्होंने लड़ाई छेड़ी। और उसके बाद 1885 में आकर, यह 1882 की बात है, 1885 में आके मद्रास सरकार ने ग्रांट इन एड कोड के तहत जो डिप्रेस क्लास था उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया। इसलिए क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हमें पॉलिटिकल गेन के लिए ओबीसी, SC/ST के लिए कुछ नेताओं ने आरक्षण लेकर आया, उनको मालूम होना चाहिए कि आरक्षण किसी गेन के लिए नहीं था। यह आरक्षण एक जातीय संघर्ष और एक समावेशी देश के लिए, एक समावेशी विकास के लिए, इस देश के लिए था, जो एक लंबे अरसे से चला आ रहा था। और इसलिए यूजीसी हो, जातिगत जनगणना हो, हर किसी के पीछे छुपकर आरक्षण पर हमला करना बंद करें। उस इतिहास को समझिए और आपको समझना होगा। फिर त्रावणकोर में हजारों लोग, 10,000 लोग साइन करके लगभग अपने महाराजा को देते हैं कि यहाँ पर जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, जो दलित है, जो मजदूर है, उनके लिए कैसे एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। 10,000 लोग साइन करके देते हैं। और 1902 में फिर आए तो 1902 में
साहू जी महाराज जी ने सबसे पहले कानूनी रूप से पिछड़ों के लिए उन्होंने, डिप्रेस के लिए उन्होंने आरक्षण 50% दिया। सबसे पहले कानूनी रूप से 1902 में। और सबसे अच्छा और चमत्कारिक विषय जो इस पर सोचने वाली बात है, और आज के समय पर इसको ध्यान से सोचिएगा कि उन्होंने 1902 में दिया, तब 90% जो देश की आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन मात्र सरकारी नौकरियों में 5.63% था। लेकिन 1902 से 1922 तक आते आते 62.11% हो गया। और आज का समय में सोचिए कि हमें 1990 में आरक्षण ओबीसी का लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ SC ST का। आज भी 27% ओबीसी का कहीं भी सीट नहीं मिलेगा आपको, ना प्रोफेसर पे, ना असिस्टेंट प्रोफेसर पे, ना एसोसिएट प्रोफेसर में, ना स्टूडेंट में, ना ऐसे ही आपको 15% SC का मिलेगा और 7.5% ST का। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ होती है चोरी, आरक्षण की चोरी, भेदभाव, तमाम तरीके का भेदभाव सिर्फ हम इनको बुलाते उनको जाति से या गाली देकर नहीं होता। जैसे शंभू जी ने बताया, बहुत शातिर, बहुत महीन तरीके से भेदभाव किया जाता है। और हमारे देश के सबसे जो इलीट संस्थान कहे जाते हैं, जिसको पढ़ के हम लोग गर्व करते हैं कि हम इस देश के सबसे इलीट संस्थान में पहुंचे हैं, और भूल जाते हैं कि हम पहुंचे वहां पर कैसे हैं, वहां पे कैसे शातिर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि यूजीसी की जरूरत आखिर में क्यों है और इसका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं। आप फिर आजादी के बाद 1953 में काका कालेलकर की जो बनते हैं उनकी रिपोर्ट आती है, उसमें फिर यही सिफारिश किया जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। फिर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट 2 भागों में आती है, उसके आधार पर 1990 में पहली बार 1990 में केंद्र स्तर पर बिना यह समझे कि हम अगर आरक्षण लागू कर देंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, बिना इस परवाह के आरक्षण लागू किया गया। ओबीसी का 27%, उसमें बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा और आज भी हम उनको सलाम करते हैं और सलाम करेंगे। जो तब ये लड़ाई लड़े थे तो उनमें एक करेज था, एक हिम्मत था, हम उन पे गर्व करते हैं, हम उन पे गर्व करते रहेंगे। और वो आरक्षण किसी राजनीति की लड़ाई नहीं थी, वो ये 110 साल से जो चली आ रही थी लड़ाई, उसकी लड़ाई थी जो 1990 में हमारे कुछ नेताओं के मूवमेंट से, उनके हिम्मत से, उनके करेज से सक्सेसफुल हो पाया। और हम और प्रियंका भारती जैसे लोग आज आपके बीच में बैठे हैं, कल हमारे जैसे और बेटियां आपके बीच से निकलेंगी, संस्थानों में पहुंचेंगी, IIT में पहुंचेंगी, यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगी। और इसीलिए हर समस्या का उसके जड़ से समाधान निकालना बहुत जरूरी है। और जब तक किसी भी जो बीमारी होती है उसको जड़ से नहीं समझेंगे, उसको डायग्नोसिस करते हैं ना, आप लोग जाते हैं इलाज कराने से पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, समस्या क्या है, समस्या जब तक नहीं समझेंगे उसका समाधान हवा में नहीं होगा। और इसी समस्या को समझने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, अभी गंगासार मीना जी ने कहा था कि सबसे गरीब EWS में सबसे गरीब भी कौन होने चाहिए, वो पिछड़े होने चाहिए, दलित होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, क्रॉस द कास्ट की महिलाएं होनी चाहिए, सबसे उन्हीं के पास सबसे कम पूंजी होती है। लेकिन जानते हैं EWS का क्या इतिहास है? मेजर सिन्हो कमेटी कुछ करके 2006 में बनती है, 2010 तक रिपोर्ट आ जाती है, 2019 में लागू हो जाती है, कोई किसी का विरोध नहीं, कोई जज, इसमें 3 जज की बेंच बैठती है, 9 जज की वो भी नहीं, 3 जज की बेंच बैठती है, तो कहते हैं ठीक है, फैसला जो है EWS के पक्ष में लागू हो जाता है और कोई विरोध नहीं। लेकिन इतिहास रहा है हमारा कि आज तक जब भी दलितों को, ओबीसी को, बैकवर्ड्स को, महिलाओं को, किसी को भी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन मिला है, जातिगत भेदभाव से, जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन मिला है, तो विश्वविद्यालयों में बैठे हुए लोग, मीडिया में बैठे हुए लोग, न्यायालयों में बैठे हुए लोग, एक ही जाति के, एक ही तबके के, एक ही समाज के, वह सड़क पर नहीं उतरते हैं, दिखाया जाता है सड़क पर उतरते हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने फिर से लगता है कि हमारा कुछ हमसे छिन जाए, इसलिए वो लड़ते हैं। और भूल जाते हैं उनका है ही नहीं जिस पर वो सदियों से बैठे हुए हैं, वो तो सबका है जिसको आप अपना मानकर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप भी शिथिल होइए, थोड़ा सा आप भी नरम होइए, थोड़ा सा आप भी आंख नाक कान खोलिए और देखिए कि इस देश के जो 80% 90% आबादी है, जो इस देश का जो ये घर है, जो मकान है, जो सड़क है, जो गाड़ी है, जो सब कुछ है, वही बना कर देता
आपके घर के टॉयलेट से लेकर, आपके घर में खाना बनाने से लेकर, आपके बच्चे को जो नैनी बुलाते हैं उससे लेकर सब कुछ आपके लिए करता है। और उन्हें कहता है बस हमारे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है उसको आप खत्म कर दीजिए। तो आप अपने वर्चस्व को लेकर आ जाते हैं, आप मीडिया में नंगा नाच नाचते हैं, आप सड़कों पर उतरते हैं, आप जातिगत लड़ाई पर उतर जाते हैं, ये महासभा वो महासभा करने लगते हैं। और हम कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले हमारे एक मीडिया पत्रकार साथी हमसे आए थे इंटरव्यू करने, कह रहे लालू जी के जमाने में तो बड़ी जाति सेना बन गई थी। मैं बोली लालू जी के जमाने में जाति सेना बन गई है, इस गली गली में गुजरिया कांडी सेना कौन है भाई? लालू जी की वजह से बनी है। आप कौन सी जाति है वो जिसकी सेना नहीं है? ब्राह्मण सेना नहीं है क्या? राजपूत सेना नहीं है क्या? यादव सेना नहीं है क्या? पटेल सेना नहीं है क्या? कुर्मी सेना नहीं है क्या? हर एक सेना है, सबके ठेकेदार लालू जी हैं। समस्या यह है दो तरह के सेनाएं बनती हैं। पहली सेनाएं वो जो अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अपनी जाति की सेनाएं बनाती है जो ऑलरेडी मजबूत हैं, और दूसरी जो सेनाएं बनती है पिछड़ों दलितों की, वो सेनाएं इसलिए बनती हैं ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस को दिखा सके, ताकि वो बता सके कि हम भी हैं, हमारा भी वजूद है, हमारी भी हिस्सेदारी है। हम तुमसे सदियों से मांग रहे हैं, हम तुमसे कन्फ्रंट करने नहीं आ रहे, हम तुमसे प्यार से मांग रहे हैं, संविधान के रास्ते मांग रहे हैं, और हम छोटे छोटे सम्मेलन करके तुमसे मांग रहे हैं। तुम्हें लज्जा कब आएगी? तुम्हें शर्म कब आएगी? तुम कब ये कबूलोगे कि इनका भी अधिकार है और इन्हें दे दो? तो इसीलिए यूजीसी जो आया वो किसी के रहमो करम पे नहीं आया, वो आपके, वो हमारे, वो किसी के रहमो करम पे नहीं आया है। वो हमारे साथी, हमारे बीच के हमारे भाई बहन जिनकी संस्थागत हत्या हो गई है, उनके माँ बाप ने लड़ा है, उनके परिवार वालों ने लड़ा है। इसलिए ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आया है, जिसको हम चाहते थे कि रोहित वेमुला एक्ट के नाम पर आए, लेकिन वो नहीं आया। इसमें हजार कमियां हैं, लूप होल्स है, जिस पर ये कभी लागू नहीं हो सकता। बावजूद इसके विरोध हुआ इसका, इन्हें मालूम था ये यूजीसी इक्विटी 2026 लागू हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बावजूद इसके इन्होंने विरोध किया, कहा कि अच्छा तुम हम पे कुछ FIR करोगे, हमसे बात करोगे, जबकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आता है, कंप्लेन कर देगा, वो कमेटी समझेगी, उसमें ना कोई कंप्लेन का है ना ही कोई कार्रवाई का है। बहुत इतने कमजोर तरीके से बनाया गया था कि ये किसी भी तरीके से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को, महिलाओं को, AWS को बेनिफिट करने जा ही नहीं रहा था। और क्यों नहीं बेनिफिट करने जा रहा था, इसके तमाम वजह है। पहला वजह है, मैं कुछ आंकड़ों से बताऊंगी। आज सबसे पहले IIT और IIMs मेडिकल कॉलेजेस इसमें है ही नहीं, इंक्लूडेड ही नहीं है। और सबसे ज्यादा हत्याएं जो है ना, संस्थागत हत्याएं IIT और IIMs में, मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे, डेटा आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया, सबसे पहली गलती। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वही उसका चेयरपर्सन होगा, और इस देश के सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कही जाती है, जहां से हम लोग आते हैं, उसकी वाइस चांसलर कहती है कि दलित जो है ना वो ब्लैक की तरह विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो ऐसे चेयरपर्सन जब रहेंगे, इस माइंड सेट के चेयरपर्सन रहेंगे, जो देश के 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 38 एक ही जाति वर्चस्व के आते हैं, एक दलित, एक पिछड़ा कंप्लेन लेकर जाएगा, कहेंगे हटो यहाँ से, यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलो, न्याय मिलेगा क्या? इनके रहते न्याय मिलेगा? सबसे पहले तो यही लूप होल था। दूसरा, एक OBC, एक ST, एक SC, एक महिला होना मैंडेटरी था। और आपको बता दे कि तमाम RTI के डेटा के आधार पर, IIT और IIMs के डेटा के आधार पर, मैं जो मेरे पास है इस पर मैं बोलती भी रहती हूँ, कोई ऐसा IIT नहीं है जहां पर जो टॉप लेवल पे हो वो प्रोफेसर्स, वहां पर अभी OBC SC ST पहुंच पाए। प्रोफेसर पे 0 मिलते हैं लगभग, असिस्टेंट पे थोड़े मिलते हैं, और एसोसिएट पे थोड़े उससे कम। तो जहां प्रोफेसर्स पे, हायर लेवल पोजीशंस पे अभी OBC SC ST और महिलाएं पहुंच ही नहीं पाई हैं, वहां पर आप चाह रहे हो कि एक मैंडेटरी कर दोगे तो कैसे? मतलब एक तरीके से आपने एक ब्लैंक कागज दे दिया, जाओ जस्टिस ले लो और इससे कुछ नहीं होने वाला है। और विरोध भी आप ही करो, स्टे भी आप ही लगवाओ, हल्ला भी आप ही करो, तो 85% आबादी क्या झक मारने के लिए है? आपसे नहीं पूछेगी भाई क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? भाई एक बार तो हमारे दर्द को सुन लेते आप। विरोध प्रदर्शन करने आप आ गए, जब तक स्टे नहीं लगा तब तक पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता भी नहीं था कि यूजीसी
इक्विटी रेगुलेशन क्या है, और यो स्टे लग गया। तब समझ में आया कि भाई ये आया और इतनी जल्दी स्टे लग गया, यही लाए यही लगवाए। हमारी आवाज कहाँ है? तो ये जो लड़ाई है फिर वो आमने सामने की और वर्चस्व की लड़ाई बनी। ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन है इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। 19 तारीख को इस पर आगे सुनवाई होगी और हमें पूरा उम्मीद है कि इस पर कुछ नहीं होने वाला है। पूरा उम्मीद है, एक कमेटी बैठा दी जाएगी, कमेटी 6 महीने तक काम करती रहेगी, फिर कुछ आ जाएगा, फिर लटका दिया जाएगा। हमेशा ऐसा होता रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन के तरीके हैं उस पे कि अरे इनको फंसाया जाएगा, इनको ये किया जाएगा, हमको ये किया जाएगा इस पर, लेकिन एनएफएस पे कोई बात नहीं करेगा। एक आविष्कारी तरीका खोज लिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। अगर आपके बच्चे, अगर हमारे जैसे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जो तथाकथित मेरिटधारी लोग हैं, वो भी इंटरव्यू देने आए और उनकी मेरिट हमसे कम हो, लेकिन हमें एनएफएस कर दिया जाएगा नॉट फाउंड सुटेबल। क्यों? नॉट फाउंड सुटेबल की कोई पारदर्शिता है? इंटरव्यू रिकॉर्ड है, वो ऑडिट हो सकता है। इंटरव्यू कौन ले रहा है, इंटरव्यू कैसे हो रहा है, और जो मैंडेटरी है कि उसमें एक ओबीसी एससी के प्रोफेसर साहब रखेंगे, उसका भी कहीं फॉलो नहीं होता। तो हमने देखा है जातिगत भेदभाव एक स्तर पर नहीं, बल्कि आप कितना भी तेज हो जाओ पढ़ने में, कितना भी तेज रहो, आपको कहेंगे अरे ये तो आरक्षण वाले हैं, ये तो आरक्षण वाले हैं। भले आप क्लास का टॉपर रहो, लेकिन हमेशा आपको उसी पैमाने से देखकर टॉर्चर किया जाएगा। यही होता है आईटीज और आईएम्स में और मेडिकल कॉलेजेस में। कम नंबर देंगे और कहेंगे देखो ये तो आरक्षण से आई है तो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, ये लोग कैसे पास कर दे, नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग स्तर पर प्रमोशन, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और फिर प्रोफेसर बनने पे जो प्रमोशन को रोकने का खेल चलता है ना, उसके जड़ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, आईआईटीज के जो एचओडी बनते हैं, जो सारे फैसले लेते हैं, वो टॉप प्रोफेसर जो होते हैं, जो सबसे एजेड होते हैं, वो जाते हैं। डीन ऑफ स्टूडेंट जो बनते हैं, वाइस चांसलर जो बनते हैं, डायरेक्टर जो बनते हैं, वो प्रोफेसर जो होते हैं टॉप, जो सबसे सीनियर प्रोफेसर होते हैं, वरिष्ठ, वो जाते हैं। तो किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तक पहुंचने से रोकना है, जो कि आप रोक नहीं सकते। अगर वो सीनियर प्रोफेसर हो गए तो उनको सबसे पहले प्रोफेसर ही बनने से रोको, क्योंकि वो वरिष्ठ प्रोफेसर हो जाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन के आ गए, वो आप तो रोक ही नहीं पाओगे। एचओडी बन के आ गए। तो डिस्क्रिमिनेशन का जो तरीका है इनका, स्कूल से लेके कॉलेज में एंट्री से लेके पीएचडी होने से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से लेके डायरेक्टर बनने से लेके वाइस चांसलर बनने से लेकर हर एक स्टेप पर है। और ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन है ना, ये कुछ सॉल्व करने नहीं जा रही है। इसको हमें और भी मजबूती से इसमें बहुत सारी मांग रखनी होगी और इनको बताना होगा कि आप 15-20% हैं और हर जगह आप कब्जा करके रखे हैं। अगर आज भी आप अपने वर्चस्व को दिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपने पावर और पैसे को दिखाएंगे, तो हम भी अपने संख्या को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।